आज का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ epilepsy and the awareness on epilepsy. Today, with Dr. Raisa Anand and Yashoda ma'am, we are going to give limelight and highlight on the issue कि myths around epilepsy आज तक क्यों 100% the myths around epilepsy is not controlled. आज तक मिथ्स अराउंड एपिलेप्सी भी एक गहरा विषय डिस्कशन के लिए क्यों है। हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूं यशोदा मैम आप प्लीज थोड़ा सा हमें इंसाइट दीजिए कि आपका एपिलेप्सी पेशेंट सपोर्ट ग्रुप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है। आफ्टर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन विद रईसा मैम। नमस्ते, आई एम यशोदा वाकणकर फ्रॉम पुणे. Thank you for calling me here. I'm running epilepsy support group. हमारा पुणे में epilepsy support group है जो कि 18 साल चल रहा है. 2003 में शुरू हुआ है और हम पहले से epilepsy के बारे में ही काम कर रहे हैं. हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ मुझे खुद को epilepsy की बीमारी थी और मैं उससे खुद ने वो सब अनुभव किया है कि क्या रहता है सोसाइटी में, आपको कैसे ट्रीट करते हैं. एंड ऑफ कोर्स मैं तो अभी पूरी ठीक हो गई हूँ, पर तभी भी आप जब एक डिसऑर्डर से बाहर आते हैं तो आप दूसरी नजर से वहां देख सकते हैं कि सोसाइटी ने आपको कैसा ट्रीट किया है और कैसा होना चाहिए. तो इसीलिए हमारा संवेदना फाउंडेशन ये पूरे एपिलेप्सी के लिए डेडिकेटेड ऐसा एपिलेप्सी सपोर्ट ग्रुप है. तो हम क्या क्या करते हैं, पुणे में हम हमेशा मंथली मीटिंग्स लेते हैं. तो मंथली मीटिंग भी क्यों रहती है? क्योंकि हमारा प्रॉब्लम शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जगह हमें चाहिए. तो हमारे क्या प्रॉब्लम है, हम कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो पेरेंटिंग है या स्कूल प्रॉब्लम है या मैरिज का प्रॉब्लम है या दवाइयों का प्रॉब्लम है, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं. वो प्रॉब्लम शेयर करने के लिए शेयरिंग मीटिंग्स रहती है. और जब हम दूसरों का प्रॉब्लम सुनते हैं तो हम भी समझ सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम कैसा डील करना चाहिए. और हम जो काउंसलर्स रहते हैं वहाँ सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में, वो भी हम सब गाइड करते हैं उन लोगों को कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कैसा कैसा करना चाहिए. हमारी और एक एक्टिविटी रहती है, वो है वो वेरी यूनिक एक्टिविटी, और वो है एपिलेप्सी मैरिज ब्यूरो. ये एक्टिविटी हम क्यों चलाते हैं? क्योंकि हमने पहले से ही देखा कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे एपिलेप्सी दोस्त आते थे. मैं तो पेशेंट ये शब्द भी यूज नहीं कर रही हूँ, एपिलेप्सी मित्र ही कहते हैं हम. जो एपिलेप्सी मित्र हमारे यहाँ आते थे वो हमेशा हमें पूछते थे क्या शादी तय करने के समय हमें बताना चाहिए या नहीं चाहिए हमारे एपिलेप्सी के बारे में. तो हम हमेशा बताते हैं ऑफ कोर्स बताना चाहिए, क्योंकि यदि हमने वो हाइड किया तो बाद में तो प्रॉब्लम ही हो सकते हैं. जो कुछ है वो ओपनली बता के ही करना चाहिए. और वो भी हम कहते हैं जिनकी मिर्गी की दौरे कंट्रोल में है, वो उनके डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के बाद ही शादी के बारे में सोच सकते हैं. जिनको अभी बहुत दौरे आ रहे हैं वो अभी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए. तो जिनके मिर्गी के दौरे कंट्रोल में है और जो खुद के पैरों पे खड़े हैं, तो उन्होंने शादी करने का अधिकार है. और उनके लिए हमारा मैरिज ब्यूरो है. ये मैरिज ब्यूरो हम 15 साल चला रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया से हमारे यहाँ नाम रजिस्टर करते हैं लोग. ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र से होते हैं क्योंकि ये यहाँ पुणे में बेस है इसलिए, पर दूसरे स्टेट के लोग भी रजिस्टर करते हैं. तो मुझे आपको बताने के लिए ये खुशी हो रही है कि आज तक हमारे संवेदना के मैरिज ब्यूरो से 29 मैरिजेस अरेंज हुए हैं और उनका बहुत अच्छा चल रहा है. उनको नॉर्मल बच्चे भी हैं. ये अभी ये मैं एक लाइन में बता रही हूँ, पर ऑफ कोर्स ये एक शादी के लिए हम बहुत सारे एफर्ट्स लेते हैं, बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, उनके दोनों के डॉक्टर के यहाँ विजिट करना एटसेट्रा, ये सब चीजें भी चलते ही रहते हैं. ये मैरिज ब्यूरो के रिलेटेड हम और एक एक्टिविटी चलाते हैं और वो है एपिलेप्सी मैट्रिमोनियल मीट्स. जो गेट टुगेदर्स रहते हैं वो भी हम हमेशा करते हैं. हमारे यहाँ हम हमेशा देखते हैं इंडिया में कि नॉर्मल मैट्रिमोनियल मीट्स हमेशा चलते रहते हैं, पर ये स्पेसिफिकली एपिलेप्सी के लिए है
ऐसे भी हमारे मैट्रिमोनियल मीट्स चलते हैं पुणे में, तो वहाँ भी ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट वीक में ही हमारी मैट्रिमोनियल मीट हुई यहाँ, तो लास्ट 2 इयर्स तो हम ऑनलाइन ले रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन लेने का फायदा है कि सब स्टेट के लोग आ सकते हैं और इजीली कॉन्वर्सेशन हो सकता है। तो ये एक्टिविटी भी हमारी चलती रहती है। और ये मैट्रिमोनियल मीट होने से पहले भी हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी उनको करते हैं। हम और एक एक्टिविटी करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेडिसिन हेल्प फॉर द नीडी पीपल विद एपिलेप्सी। इंडिया में हम हमेशा देखते हैं कि जो गरीबी रहती है, वो लोग इतना पैसा स्पेंड नहीं कर सकते मेडिसिन के लिए। तो जिनको महीने को 1000 से ज़्यादा रुपए दवाइयाँ वो लेने के लिए वो नहीं कहते हैं। उनकी वैसी परिस्थिति नहीं रहती है। इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, और अभी सीएसआर हेल्प से हमने ये प्रोजेक्ट बहुत बढ़ाया है, और अभी हम 150 लोगों को मेडिसिन हेल्प करते हैं एवरी मंथ को। और वो भी ऑल ओवर महाराष्ट्र से ही नहीं है, तो महाराष्ट्र के बाहर से भी आते हैं। और ये एक्टिविटी बहुत अभी भी बढ़ रही है। हम और एक प्रोग्राम करते हैं, और वो है अवेयरनेस। हम अवेयरनेस के बारे में अभी बातें करने ही वाले ही है। तो ये सब एक्टिविटीज हमारी चलती रहती है। ये सब के साथ हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है, वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन विथ एपिलेप्सी एंड फॉर ऑल द पेरेंट्स। तो काउंसलिंग लेना ये बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम ये एक्टिविटी चलाते हैं। तो ये मैंने इन शॉर्ट हमारे संवेदना फाउंडेशन के बारे में बताया। ऐसा हमारे एक्टिविटी चलते ही रहते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच यशोदा मैम। बहुत जानकर अच्छा लगता है कि हमारे देश में आपके जैसे पेशेंट सपोर्ट ग्रुप फॉर एपिलेप्सी चलाने वाले हैं। मैम, जो सपोर्ट और हेल्प और मोटिवेशन एक एपिलेप्टिक दोस्त को मिलता है आपके पेशेंट सपोर्ट ग्रुप से, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। थैंक यू सो मच मैम। हम केडिला से आपके साथ है, और आने वाले महीनों में एंड इन द कमिंग ईयर्स डेफिनेटली हम एपिलेप्टिक दोस्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस एक्टिविटीज जरूर से करेंगे। थैंक यू सो यशोदा मच। मैम, नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन विद डॉक्टर रईसा आनंद। और आइए डॉक्टर मैम से जानते हैं हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू क्रिएट मोर अवेयरनेस अराउंड द मिथ्स of epilepsy. Over to you, Yashoda ma'am. Yes. Hello, Dr. Raisa Anand. Hello. So nice to see you. Thank you. Yeah. तो हम आज एपिलेप्सी के बारे में जो गलत फहमियां है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द एपिलेप्सी के बारे में एग्जैक्टली गलत फहमियां क्या है, या इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो यशोदा जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे से ये जो अपने एपिलेप्सी यानी मिर्गी के जो दोस्त हैं उनके लिए जो सपोर्ट ग्रुप चला रही है, और उनके लिए इतना सारा सोच रही है ताकि वो लोग अपनी लाइफ नॉर्मल व्यतीत कर सके, वो जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसका गुजरात में भी एक ब्रांच खोल दे। तो जरूर जरूर, हम हमेशा तैयार है। हम सबको बताते हैं कि किसी ने तो लीड लेना चाहिए, तो हम हमेशा कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ऐसा हम कुछ कर रहे हैं तो हमेशा मैं आपके साथ हूँ, है ना? ना अब हम जिसके लिए अभी हम यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं उसकी बात करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी वो जो रोग है, जो तकलीफ है, वो दिमाग के अंदर जो विद्युतीय तरंग बहुत ज्यादा प्रमाण में उत्पन्न होने से जो ज्ञान तंतुओं को नुकसान होता है, उसकी वजह से शरीर में जो झटके आते हैं उसको हम मिर्गी कहते हैं। मिर्गी होना यानी एक ही बार आने से जो झटके आते हैं उसको मिर्गी नहीं कहते हैं, पर बारंबार जो आते हैं उसको मिर्गी कहते हैं। अभी हमारे समाज में, स्पेशली इंडिया में, बहुत सारी भ्रामिक मान्यताएं हैं जो इन दर्दियों को, इन लोगों को सारवार लेने से वंचित रखती है। जैसे कि सबसे सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है, सब लोग मानते हैं कि मिर्गी एक मानसिक बीमारी है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मिर्गी मानसिक बीमारी बिल्कुल नहीं है, वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो एक मगज की बीमारी है जिसका सारवार करने से अच्छा होना लाजमी है। दूसरा है कि एक दूसरी मान्यता यह है कि भाई मिर्गी के दौरान आप मरीज के हाथ में लोहे का टुकड़ा थमा दिया
या जूता सूंघा दिया या प्याज सूंघा दिया तो वो मिर्गी चली जाती है, वो बंद हो जाती है। यह मान्यता बिल्कुल गलत है। वास्तव में क्या होता है कि अधिकांशतः जो भी मिर्गी होती है वो ऑटोमेटिकली अपने आप 1 से 5 मिनट में संपूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। उसके लिए ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक मान्यता है कि भई मिर्गी एक हेरिडिटरी है, यानी वंशानुगत है या आनुवंशिक है। सामान्यतः देखा जाए तो मिर्गी वंशानुगत नहीं है, पर हाँ, ये बोल सकते हैं कि जिसके माता-पिता को मिर्गी अगर है, तो उस बच्चे को मिर्गी होने की संभावना थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को होगी ही। तो मिर्गी वैसे देखा जाए तो वंशानुगत नहीं है। तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हम उसके माता-पिता को मिर्गी थी, तो ये इसका शादी करे कि नहीं करे उसके साथ, तो ये दिक्कत बच्चों में आती है। दूसरा ये होता है कि भई सब लोग मानते हैं कि भई एक बार मिर्गी हुई तो वो कभी अच्छी नहीं होती है, वो हमेशा लाइफ टाइम रहती है। परंतु उसमें क्या है कि 70 से 75% दर्दियों में अगर बराबर से इलाज कराया जाए, संपूर्णतः मिर्गी अच्छी हो सकती है। आप खुद भी जानते हैं, आप खुद उसमें से पास हुई हैं कि भई मिर्गी ऐसा नहीं है कि उसकी क्योर नहीं है। और बाकी के पेशेंट में से ज़्यादातर लोगों को एक आध मेडिसिन पे भी कंट्रोल में किया जा सकता है। दूसरी बात ये लोग ऐसा मानते हैं कि मिर्गी के दौरान लोग अपनी ज़ुबान जो टंग होती है वो निगल जाते हैं। एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो हमारी जो टंग होती है, वो ज़बान होती है वो एक जगह पे फिक्स होती है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपनी ज़बान मिर्गी के दौरान निगल जाएँ। दूसरी एक मान्यता ये है कि भई जिसको मिर्गी आ रही है, अगर वो कोई मरीज़ आप देख रहे हो तो उसके मुँह में कुछ ठूँस हो ताकि उसके दाँत के बीच में ज़ुबान नहीं आ जाए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसके दाँत, उसके जो मसूड़े होते हैं या फिर उसके जड़बे उसको नुकसान हम पहुँचा सकते हैं, उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है। हो सके तो कोई रुमाल या सॉफ्ट कपड़ा ट्राई कर सकते हो जस्ट रखने के लिए, पर उसको फ़ोर्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, लोग मानते हैं कि मिर्गी का हमने कई बार देखा भी है, हमारे सामने जब पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो उनके रिलेटिव उनको एकदम पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि जो मिर्गी का जो दौरा है, वो अपने आप उसके झटके चालू ही रहेंगे, अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे, तो उनको फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये उनको जकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए और ऐसा देखिए कि उनको कहीं आस-पास की जगह से उनको कोई ईजा नहीं पहुँचे, कोई नुकसान नहीं हो। दूसरी बात ये है कि कई दूसरी एक मान्यता ये है कि मिर्गी इन्फेक्शियस है, चेपी है, कॉन्टैक्ट में आने से या छूने से फैलती है, वो एकदम गलत बात है। मिर्गी बिल्कुल चेपी नहीं है, छूने से या हैंडशेक करने से मिर्गी एक-दूसरे से फैलती नहीं है। दूसरी एक मान्यता ये है कि मिर्गी सिर्फ़ बच्चों में ही होती है। ऐसा नहीं होता है, मिर्गी बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेके वो मनुष्य की जब मृत्यु होती है उसके दौरान कभी भी किसी भी समय पे मिर्गी हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज यानी कि बचपन में और जब उम्र ज़्यादा होती है, उस समय दौरान मिर्गी की समस्या ज़्यादा पाई जाती है, पर वो किसी भी एज में हो सकती है। दूसरी ये होती एक मान्यता ये है कि भई मिर्गी के जो मरीज़ होते हैं, वो विकलांग होते हैं। वो स्ट्रेसफुल जॉब नहीं एक्सेप्ट कर सकते, वो काम बराबर नहीं कर सकते, तो उनका एम्प्लॉयमेंट इश्यू आता है। ये बात भी एकदम गलत है। हमने देखा है बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, वो भी एक टाइम मिर्गी के मरीज़ थे और उन्होंने सब कुछ हासिल किया है। जैसे रूज़वेल्ट है, जैसे जॉन टी रॉड्स है, जैसे नेपोलियन है, वो सब लोगों को मिर्गी की बीमारी थी और उन्होंने वो होते हुए उसके बावजूद अपने-अपने क्षेत्र में बहुत सफलता हासिल की है। तो मिर्गी का होना वो व्यक्ति की जो भी कैपेसिटी है उसको रोकता नहीं है, वो अपनी लाइफ़ नॉर्मल जी सकता है। दूसरी बात एक मान्यता ये है कि भई महिलाओं में जिसको मिर्गी होती है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, वो गर्भ धारण नहीं कर सकते हैं। ये मान्यता भी बिल्कुल गलत है। ये ज़रूर होता है कि जो महिलाओं को प्रेग्नेंट होना है उनको सम टाइप्स ऑफ जो मेडिसिन है, अमुक प्रकार की दवाइयाँ जो मिर्गी की है वो नहीं लेनी है, अमुक प्रकार की ही दवाई लेनी है ताकि उनके बच्चे को उससे नुकसान नहीं हो। पर
वो गर्भ धारण बिल्कुल कर सकती है, नॉर्मल बच्चे को जन्म भी दे सकती है और अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल जी सकती है। तो ये सारी मिर्गी के बारे में जो मान्यता है, जो हमें इस समाज से हटानी है, जो अभी भी इतनी ज्यादा फैली हुई है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ज्यादा फैली हुई है, तो उसको हमें हटाना है और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। वाह डॉक्टर, आपने बहुत अच्छा बताया। बहुत ही अच्छा बताया। मुझे और एक याद आया कि हमारे यहाँ और भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जिसको मिर्गी का दौरा आता है तो झाड़ू उनके सिर पे अच्छा, ऐसे ऐसे मारते करते हैं। हैं, मारते हाँ, हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि हम कभी कभी, आजकल सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, तो हम बोलते हैं कि आप शूट वीडियो कर करो, या वीडियो करो कैसे हम भी होते हैं। बोलते हैं, हम भी बोलते हाँ, हैं। तो एक दिन एक बच्चे की माँ मुझे दिखा रही थी, तो उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की थी कि हम झाड़ू उसके सिर पे लगाते हैं, पर वो वीडियो देखते समय मैंने देखा कि वो ऐसे मार रही थी मार उसको। रहे थे। तो मैंने बोला ये क्या है, तो उन्होंने बोला हम ऐसे ही करते हैं। तो मैं, माय गॉड, दीज आर सच मिसअंडरस्टैंडिंग्स कि ये सब जाना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या होता है ना कि ये जो हमारे यहाँ धार्मिक अंधश्रद्धाएं बहुत ज्यादा है, तो हाँ जो बुआ लोग वगैरह होते हैं, जो बाबा वाले लोग, वो लोग ये सब हाँ करते रहते हैं, उसको देख के ये लोग ये सीखते हैं कि हम भी ऐसा कुछ करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। हाँ और दिस इज वेरी रॉन्ग, बहुत ज्यादा यस, गलत वेरी है। रॉन्ग। और 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 ये भी पता चलता है कि इससे कितना भी एजुकेटेड फैमिली हो, वो भी पीएचडी करते हो, हैं, कुछ भी हो, तभी करते हैं ये सब। वो मैंने देखा है, प्याज वाला जूता वाला, तो हाँ एजुकेटेड लोग होते हैं वो भी ये करते हैं। हाँ। और हम हमेशा उनको बोलते हैं कि आप प्याज क्यों लगाते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं, प्याज लगाने के बाद ही वो नॉर्मल हो जाता है। सही ऐसे बात है, लोगों के मन में वो सब निकलना चाहिए, ऐसा बहुत लगता है। तो सही मैडम बात है। जी, डॉक्टर, आपको ये क्या लगता है कि ये अवेयरनेस इंडिया में कौन सी तरह से ज्यादा करना चाहिए, फैलना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली मैंने ये बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि अर्बन और रूरल में बहुत ज़्यादा फर्क है, फिर भी अभी जैसे जैसे हम साइंस अपना विकास कर रहा है, तो शहरों में ये चीज़ अभी कम होती जा रही है, पर गांव में अभी भी वही सारी धार्मिक मान्यताएं चल रही हैं, और उनको अपने कितना भी प्रशिक्षित कर लें कि समझाएं। पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम उनके फैमिली को भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या तकलीफ है, पिक्टोरियल से दिखाते हैं, उनको समझाते हैं। फिर भी कई बार क्या होता है कि उनके दिमाग में एक बस घर कर गया होता है, जो अज्ञानता और निरक्षरता की वजह से, जो उसकी समझ नहीं है उसकी वजह से, तो वो जो भी उनका जो लोकल जो उनके पारंपरिक जो ट्रीटमेंट चल रही होती है गांव में, तो उससे वो इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं। तो हमें ग्रास रूट लेवल पे जाना होगा उसके लिए, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो ये जैसे आपका जो संवेदना ग्रुप है, वैसे वो जो ग्रुप के सब हेड में बहुत सारे सब सेंटर्स खोल के हर एक जगह पे उसको मीन्स गांव गांव जाके उसकी अवेयरनेस के लिए कुछ न कुछ कुछ मिमिक्री कर लिया, कुछ प्ले कर लिया, कुछ लेक्चर्स और सीरीज कर दी। तो उससे क्या हो, बार बार उनके अगर दिमाग में हम हैमरिंग करेंगे तभी ये सारी मान्यताएं उनकी जाएगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारी बार देखा है कि पेशेंट का के जो रिलेटिव्स होते हैं, उनको समझाने के बावजूद भी वो मेडिसिन तो चालू रखते हैं। वो लोग ऐसा बोलते हैं हम दोनों करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, पर बेसिकली कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो मेडिसिन वाला पार्ट वो छूट जाता है, और वो जो सारी जो मिथ्स होते हैं ना वो कंटिन्यू कर जाते हैं, तो पेशेंट सफर होता है, पेशेंट को तकलीफ होती है। तो हमें ग्रास रूट लेवल पे जाके ये सब करना है। हम ऐसा भी कर सकते, गवर्नमेंट की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ब्रॉडर एस्पेक्ट पे जाना है तो हमें गवर्नमेंट को भी ये सब इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे नेशनल टीबी प्रोग्राम होता है, नेशनल मलेरिया प्रोग्राम होता है, ऐसे ही नेशनल एपिलेप्सी प्रोग्राम भी बहुत जोरों शोरों से उसको चलाना होगा, ताकि और दूसरी बात ये भी है कि हम हर एक जो एजुकेटेड पेशेंट मरीज है, जो एपिलेप्सी वाले पेशेंट है, उसको हम बोल सकते हैं, जैसे आपने किया है कि भाई एक एक जो मरीज है वो दूसरे 10 लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग, वो अवेयरनेस अपने नजदीक में फैलाए, तभी ये हो पाएगा। वरना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हम यूज कर सकते हैं,
टीवी या फिर अभी तो फेसबुक इंस्टाग्राम भी बहुत सारे लोग कुछ समझ नहीं आता पर यूज करते हैं। हाँ, पर उसके हमें यही अनुभव है कि जब आजकल सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हुआ है बहुत ज्यादा है। कि मैं हमेशा मराठी में मेरे एक्सपीरियंस या हिंदी में और इंग्लिश में भी हमेशा फेसबुक पे लिखती हूँ एक्सपीरियंसेस और वो फॉरवर्डेड नहीं रहता है, तो जो हाँ, खुद का एक्सपीरियंस हम खुद का लिखते हैं। एक्सपीरियंस। हाँ, और हमारे सब जो यहाँ के एपिलेप्सी मित्र है उनको भी हम हमेशा कहते हैं कि ओपनली लिखो, तो वो जो लिखते हैं ना तो वो बहुत बड़ा अवेयरनेस होता है ऐसा हमें लगता हाँ, है। तो सोशल मीडिया आजकल बहुत ही अच्छी टूल है। यस आपने यस। जैसा कहा हाँ, कि एक व्हाट्सएप पे भी जो एक वायरल करना, फेसबुक पे भी लिखना, तो ये बहुत बड़ा अवेयरनेस होता है ऐसा आजकल आपने जैसा कहा वो बिल्कुल सच है, ऐसा क्योंकि मुझे लगता है। उससे उससे क्या होता है कि हम इजीली 1 to 1 सबके पास पहुंच सकते हैं। और हाँ। जो बंदा, सबके पास मोबाइल है, सब लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा मीडिया यूज करते ही हैं। तो ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, वो एक बार तो उसको यूज कर ही लेता है। तो उससे क्या होता है, जैसे शॉर्ट शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेटेड फिल्म्स कुछ एजुकेशन के लिए बना ले, या फिर किसी का खुद का एक्सपीरियंस कोई बता दे। तो अलग अलग तरीकों से हम ये अवेयरनेस फैलाने को, ज्यादा से ज्यादा अगर हैमरिंग होगा तभी वो लोग समझेंगे कि एक्चुअली एपिलेप्सी यानी मिर्गी क्या है। हम और एक चीज पुणे में कहते करते हैं वो है कि रिक्शा के पीछे ऐसे जो लगाते हैं फ्लेक्स बोर्ड, तो हम्म। वो लगाते थे हम। और एक बार वो बस पे भी लगाया था। तो हाँ, ऐसे सही। जब छोटी छोटी चीजें रहते हैं ना, कहीं यही इवन कहीं रेलवे छोटा स्टेशन, स्पॉन्सरर हो। या हाँ। रेलवे हम्म। स्टेशन जैसे है, तो कोई भी कॉमन मैन है वो रेलवे का यूज करता ही है। तो हम्म। रेलवे स्टेशन पे भी आप ये सब पोस्टर्स वगैरह लगवा सकते हैं ताकि वो सब लोग पढ़े। रेलवे के जो अब जो बोगी होती है, डिब्बे के अंदर भी सारे एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, वहां पे भी आप उसके लिए कर सकते हो कि वो जहां जहां घूमेगी, कितने सारे लोग रेलवे से ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो लोग भी उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उनमें वो समझ आएगी। हम्म। सो ऑल दिस हम्म। ट्रांसपोर्टेशन जो मटेरियल है, व्हीकल है, उसका हम्म। भी हम यूज कर सकते हैं। हम और एक चीज हमेशा करते हैं वो है जो जो न्यूरोलॉजिस्ट है पुणे में और दूसरे सिटीज में, तो न्यूरोलॉजिस्ट के वेटिंग रूम में जब बैठे रहते हैं ना लोग, हाँ, तो मैं हमेशा बोलने यहाँ वाली वहां थी। देखते हैं। मैं तो तो वहां मैं लगाना। मैं ये हाँ। बोलने वाली थी। हम, मेरे यहाँ पे जो भी हमारा जो कंसल्टिंग एरिया, वेटिंग एरिया है ना, उसमें टीवी है। तो हम हम्म। क्या करते हैं कि रोज रोज अलग अलग डिसीज की अवेयरनेस की जो भी, या तो हम्म। मेरी लेक्चर है, या तो कोई शॉर्ट फिल्म है एनिमेटेड, या कोई वीडियो है, तो वो लगाते हैं ताकि हम्म। अलग अलग डिसीज इंक्लूडिंग ये एपिलेप्सी वो प्ले हम्म। करते हैं। तो वो लोग देखते हैं, तो वो उनको समझ में आता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। आपने बहुत अच्छा कहा। और मुझे गवर्नमेंट के बारे में आप जो कह रहे थे उसमें और भी एक चीज लगती है, वो ऐसा लगता है कि जो स्कूल स्कूल में आजकल या 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड कहाँ, तो हर एक जो डिसऑर्डर रहती है ना उसके बारे में थोड़ा तो आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। शायद होगा भी थोड़ा, पर ऐसा लगता है कि स्कूल में भी इसके बारे में थोड़ा तो सीखना चाहिए बच्चों ने। और not only the scientific part of it but the psychosocial aspects as well, कि या उनको कैसे ट्रीट करते हैं। नहीं तो क्या होता है, कभी कोई मतिमंद लड़का है या जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं, तो पेरेंट्स भी कहते हैं हाँ उसके नजदीक मत जाओ, उसको सही खेलने के बात लिए है। मत ले लो। तो ये जो अवेयरनेस है ना, तो ऐसे लगता है कि ये स्कूल में कहीं साइंस के बुक में ऐसा चाहिए कि सोशल अवेयरनेस जो हम कहते हैं कि ये भी लोग हैं, इनको एपिलेप्सी है या कुछ भी है, पर दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे हैव राइट्स टू लिव, सो हाँ। दे हैव राइट्स टू सर्वाइव। तो या ये बच्चों को हमेशा सिखाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है कि हाँ, उन लोगों को भी खेलने के लिए बुलाओ, उन लोगों के साथ खेलो, अपना ही समझो। तो ये भी मुझे एक अवेयरनेस लगता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि उल्टा होता है। जब हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उन लोगों से सिंपैथेटिक बिहेवियर, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए, उसके बजाय पेरेंट्स खुद डर जाते हैं और डर के मारे बच्चों में भी डर पैदा करते हैं। तो वो बच्चों में डर पैदा नहीं करना चाहिए। पर वो तभी होगा कि जब पेरेंट्स को वो समझ होगी कि भाई ये मिर्गी एपिलेप्सी क्या है, उसमें क्या करना है। तो हमें 2 जनरेशन को एजुकेट करना है। एक्चुअली हम्म। व्हाट हैपेंड मैडम, कि 2 साल पहले जब ये बिफोर कोरोना, जस्ट बिफोर कोरोना, आई वेंट टू डॉटर्स स्कूल टू टेल देम कि मुझे एपिलेप्सी अवेयरनेस के लिए टॉक देना है, 8 9 8th एंड अबव स्टूडेंट्स को।
बिकॉज आई थिंक 8th स्टैंडर्ड के बाद ये बच्चों में ये समझ आ जाती है, और वो वट एवर वी टेल देम वी मेक देम अंडरस्टैंड, हम उनको समझाते हैं, तो वो समझने के बाद वो अपने घर जाके भी पेरेंट्स को बोल सकते हैं. बट देन कोरोना केम एंड ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टेड, सो इट, पर ये मेरा है कि मैं अभी भी स्कूल्स में जाके बताती हूँ कि मुझे एपिलेप्सी अवेयरनेस पे, क्योंकि एपिलेप्सी इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर. ये मिर्गी ही का रोग है जो बच्चों में कॉमनली होता है. जो भी दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसमें से मिर्गी कॉमन रोग है जो बच्चों में होता है. तो बेहतर है कि उसकी अवेयरनेस में आए तो बच्चे भी घर जाके पेरेंट्स को बता सकते हैं, माता पिता को, फैमिली मेंबर्स को, तो उससे भी अवेयरनेस बढ़ेगी. हाँ, आपने बहुत ठीक कहा. स्कूल अवेयरनेस इज अ वेरी हाँ. वेरी गुड टूल फॉर दिस अवेयरनेस, आई बिलीव. और डॉक्टर, मुझे आपको ये पूछना था कि आजकल ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स एपिलेप्सी के बारे में है कि जो भांग लेने से, गांजा लेने से कम होता है कैनबिस लेने के, तो ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आजकल है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली कैनाबिस जो प्लांट होता है, भांग का पौधा जो बोलते हैं, उसमें से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैनेबिडियोल. वो जो ऑयल है ना, वो एक्चुअली काफी सारे डिसीज की काफी सारे रोगों के इलाज में ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग, ये माना जाता है कि वो हमें सहायता रूप हो सकता है. तो और दूसरी बात ये है कि ये जो भांग यानी कैनाबिस है, वो मैरिजुएना जो है, जो एक नशीला पदार्थ है, द्रव्य है, उससे बिल्कुल अलग है. तो लोग ये भी कर रहे हैं कि मैरिजुआना को भी वो कैनाबिस के इक्विवेलेंट समझ के बोलते हैं कि इसको लो तो मिर्गी नहीं होगी, वो अपना एडिक्शन करने के लिए. दूसरी बात, अगर हम कैनाबिस यानी भांग पे आए, तो अभी ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि जो बच्चों में स्पेशल प्रकार की मिर्गी के रोग होते हैं, लाइक ड्रवे सिंड्रोम या फिर लेनॉक्स गेस्टो सिंड्रोम, ये सारे स्पेशल एपिलेप्सी सिंड्रोम है जो स्पेसिफिक बच्चों में होते हैं. उनमें ऐसा देखा गया है कि वो हमें क्योंकि ये सारे रोग ऐसे हैं कि उनकी मिर्गी काफी सारी दवाइयों से भी कंट्रोल में नहीं आती, तो उसमें उसका थोड़ा बहुत फायदा देखा गया है. तो उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि भांग लेने से या कैनाबिस लेने से मिर्गी नहीं आएगी, या फिर वही एक इलाज है और दवाई नहीं लेनी है. ये बिल्कुल गलत मान्यता है. उसका बहुत ही लिमिटेड यूज है, और एडिशनल यानी वो सहायता रूप हो सकते हैं, वो मेन दवाई नहीं है. वो भी बच्चों में ही पाया गया है, स्पेशल जो रोग है उसमें जनरल यूज उसको नहीं कर सकते हैं. ये लोगों की भ्रामक मान्यता है आजकल बहुत चल रही है. यह आपने बहुत अच्छी तरह से बताया मैडम. और मुझे लगता है कि अभी आधा घंटा हम बात कर रहे थे, तो हमने बहुत पॉइंट्स पे डिस्कस किया, जो कि अवेयरनेस है, एपिलेप्सी क्या है, उसके लिए मेडिकेशन की जरूरत है, ये भी हमने बात की है. और टिपिकली मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिसकंसेप्शन, ये बारे में हमने बात की. तो Dr. Raisa Anand, thank you so much for attending this meeting, and thank you so much for telling us everything about epilepsy and epilepsy awareness, etc. हम कैडिला कंपनी के भी बहुत शुक्रगुजार हैं ये सब अरेंज करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैडम, मुझे भी आपसे बात करके बहुत बहुत खुशी हुई. और मैं आपको मैं इच्छती हूँ कि आप अभी इसमें और ज़्यादा आगे बढ़ के एपिलेप्सी अवेयरनेस के लिए ऑल ओवर इंडिया कार्यरत रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज या एपिलेप्सी जो मिर्गी के दोस्त हैं उनको लाभ हो. और करीला फार्मा को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा एफर्ट किया लोगों में ये एपिलेप्सी अवेयरनेस के लिए, वो काबिल तारीफ है. यस, थैंक धन्यवाद. यू सो मच. धन्यवाद. थैंक यू.